नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास बजट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया है उसमें 2025-26 में कृषि और सहयोगी क्षेत्र के लिए क्या किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के शुरू में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के जो ग्रोथ इंजन है उसमें सबसे पहला इंजन कृषि क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि अगर हम ताज़ा आंकड़ा देखें अर्थव्यवस्था का, उसमें कृषि क्षेत्र ने अच्छा किया। देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि में कामकाज पाता है। भले उनकी आमदनी 12,000 रुपये से कम हो महीने में, लेकिन काम तो वही मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि ग्रोथ इंजन तो है, लेकिन उस ग्रोथ इंजन में उसकी गति बढ़ाने के लिए आपको जो ईंधन डालना चाहिए था उसको इस बजट में वित्त मंत्री मिस कर गई है। अब मुझे लगता है कुछ ना कुछ इलेक्शन का कोई मसला रहा है, इसलिए मिडिल क्लास को खुश करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस में बड़ी राहत दी गई। उनके मुताबिक 1 लाख करोड़ के कर का सरकार को नुकसान होगा। लेकिन जब बात आई देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो काम करती है कृषि क्षेत्र में, जब उसकी आमदनी की बात आई तो उसमें उनका जो समझ थी वो शायद कुछ अलग तरीके की थी। उन्होंने ग्रोथ इंजन बताया, लेकिन उसको ग्रोथ देने के लिए, उन लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनका पिटारा लगभग खाली मिला। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का जो बजट तय किया है वो चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 के जो संशोधित अनुमान है उनसे 3,500 करोड़ रुपया कम है। इसमें जो मंत्रालय का बजट है वो भी कम है, वो 1,31,195 करोड़ संशोधित अनुमानों में उसका अनुमान लगाया गया है, जबकि बजट में जो प्रावधान किया है वो 1,27,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा किया है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कृषि मंत्रालय का है, जिसे डेयर हम बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि मोटा मोटी ICR, उसके लिए जरूर करीब 350 करोड़ बढ़ाए गए हैं इस बार। तो मामूली सी बढ़ोतरी उसमें की गई है, बट ओवरऑल मंत्रालय की कई सारी स्कीम्स हैं जिनमें बजट कम किया गया है। किसानों को बेमौसम की बारिश या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसका बजट कम किया गया है। वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो देश में करीब 7.7 करोड़ कार्ड हैं और किसानों को उसके जरिए जो शॉर्ट टर्म लोन मिलता है उसकी अधिकतम सीमा 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब आप बजट में जाते हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशन यानी सरकार जो बैंकों को पैसा देती है कि किसानों को सस्ता कर्ज मिले 7% पर, उसका जो प्रावधान है वो एकदम बराबर है पिछले साल के बराबर। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं जिसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हाँ, कई सारे मिशन लॉन्च किए गए, जैसे कॉटन मिशन। हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक से आयातक बन गए कॉटन में, उसके पीछे तमाम सारी वजह हैं। लेकिन कॉटन मिशन कितना काम करेगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी जरूरत वहां पर है वो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं है। हाई यील्डिंग वेराइटीज के लिए भी एक मिशन बनाया गया, नेशनल मिशन, ज़्यादा उत्पादन वाली जो किस्में हैं उनके लिए, ठीक है, उसके लिए प्रावधान सिर्फ 100 करोड़ रुपए का है। दालों में आत्मनिर्भरता की बात हम बरसों से सुन ही रहे हैं, इस बार भी हमने सुना। एक दालों पर मिशन लॉन्च किया गया, एक मखाना बोर्ड बनाया गया, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया, एक जीन बैंक बनाने की बात की गई है। लेकिन बात तो की गई है, जब पैसा देने की बात आई, जैसे हॉर्टिकल्चर उत्पादों के लिए भी एक मिशन बनाया गया। अगर आपको याद हो पिछले बजट में कहा गया था कि सब्जियों के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, लेकिन उसकी क्या प्रोग्रेस थी उसके ऊपर कोई बात नहीं है। 2 लाख से ज़्यादा ऐसे केंद्र खोलने थे जो किसानों को कारोबार का मौका देंगे और ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए उनको वहाँ से जानकारी भी हासिल होगी और जो जरूरी मटेरियल है वो भी मिलेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर सब्सिडी को 150 करोड़ कर दिया गया है, करीब 50 करोड़ से। जो उर्वरक सब्सिडी है उसमें कोई, उसके नीतिगत स्तर पर कोई बदलाव नहीं है और लगभग जो पिछले साल के प्रावधान है या यानी चालू वित्त वर्ष के, उसके बराबर उसको रखा गया है। तो सब्सिडी रिजीम में कोई चेंज नहीं है।
यूरिया का कारखाना नया खुलेगा, बाकी कुछ पीछे खुले हैं तो यूरिया का आयात कम होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरिया के लिए जो कच्चा माल है वो आयात करते हैं, बट ठीक है, हैंडलिंग और जो उसको ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट है उसके ऊपर खर्चा कम आएगा। तो लबल ये है कि वित्त मंत्री ने जिस पहले इंजन की बात की उस इंजन में ईंधन नहीं डाला, ये बहुत स्पष्ट बात है। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि में शायद कुछ बदलाव होगा, बढ़ोतरी होगी, उसका बजट एकदम बराबर वही 65,000 करोड़ पिछले साल के बराबर रखा गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि बहुत आराम से वित्त मंत्री ने बजट बनाया और बहुत ज़्यादा कृषि के लिए कुछ उन्होंने करने की कोई गुंजाइश उसमें नहीं रखी, जबकि ये सबको पता है कि कृषि क्षेत्र संकट में है, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है और खेती से दूसरे क्षेत्रों में जो लोग कामकाज के लिए जाने वाले हैं या तो वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं जहां बहुत कम तनख्वाहें हैं, या फिर कृषि में ही रुक जा रहे हैं। और वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जो माइग्रेशन है गांव से, वो तो एक सामान्य प्रक्रिया, वहां से जाना होगा, लेकिन जो वहां रह जाते हैं उनके लिए कुछ किया जाएगा। धन्य धान्य योजना एक प्रधानमंत्री के नाम से शुरू की गई, जो 100 ऐसे जिले हैं जहां पर उत्पादकता का स्तर कम है, जहां किसानों की आमदनी कम है, वहां पर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करके कुछ काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राज्यों के साथ मिलकर के किया जाएगा। अभी उसके लिए कोई विस्तृत योजना जब सामने आएगी तब हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन जहां पर उत्पादकता पहले से अच्छी है, क्या हुआ? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा। अभी भी अगर हम देखें, कह रहे हैं कि दालों में हम आगे बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हमने खुले आयात का मौका बरकरार रखा है। अभी सरकार ने कई दालों को जो है उनके आयात के लिए 2026 तक की अनुमति मुक्त आयात की दे दी है। देश में एमएसपी से नीचे दाम रहा दालों का, तिलहन का दाम एमएसपी से नीचे रहा, इसीलिए इस बार का जो रबी सीजन है उसमें किसानों ने तिलहन का रकबा करीब 5 लाख हेक्टेयर घटा दिया है। नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए 3 खासतौर से दालों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। ये करीब साल भर पहले भी इसका अनाउंसमेंट हुआ था और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई थी। अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ये देखना पड़ेगा। और नेफेड और एनसीसीएफ कहने को तो वैसे कोऑपरेटिव है, लेकिन सरकार उनको ज़्यादा करीब से चलाती है। तो सवाल है कि इतनी बड़ी ज़रूरत के मौके पर आपने मिडिल क्लास का ध्यान रखा, और हो सकता है उसके पीछे कोई चुनाव रहा हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ चुनाव का नज़रिया हमें नहीं देखना था। देश के जो किसान हैं उनकी खुशहाली इम्पोर्टेंट है। जिस ऑर्गेनिक, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजटिंग वगैरह की बातें वित्त मंत्री ने पिछले बजटों में कही, उनको बताना चाहिए था कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उसके ऊपर चुप्पी रखी गई है। तो सवाल है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो अपना आकलन है कृषि बजट को लेकर के जो यथा स्थिति जिसे हम कहते हैं कि जो मौजूदा जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उनको जारी रखा जाए। बहुत बड़े जो एग्री स्टैक और आईटी और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जो बातें थी, हो सकता है उनके ऊपर काम चल रहा हो, लेकिन किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी? एफपीओ के लिए इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक पिछले साल के लगभग बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा प्रावधान किया गया। ड्रोन दीदी के लिए जरूर बजट बढ़ाया गया है। हाँ, एक पक्ष है कि डेयरी सेक्टर, फिशरीज और फूड प्रोसेसिंग के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो पिछले साल से ज़्यादा किए गए हैं। तो हो सकता है सरकार मानती है कि डेयरी, फिशरीज इन सब में ज़्यादा ग्रोथ आ रही है तो वहाँ के किसानों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरे जो फसल उत्पादक किसान हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, उसको लेकर के ये बजट बहुत कुछ साफ नहीं करता। कुछ टिंकरिंग की है, कुछ नई स्कीम्स अनाउंस की है, ठीक है, जो स्कीम्स अनाउंस किए हैं, जो मिशन अनाउंस किए हैं वो अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छा नहीं है, वो अच्छे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा अभी आने वाला नहीं है जो कि किसानों की तकदीर बदलने वाला हो, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाला हो। तो इसलिए हमें इस बजट को शायद कुछ दिन के बाद किसान भूल ही जाएंगे। देश में एमएसपी को लेकर के किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की आमदनी वाले शब्द को बहुत तरजीह बजट में नहीं दी गई है। रूरल वॉइस के बजट 2025-26 के जो विश्लेषण है उसमें आज इतना ही। हम फिर आपके पास एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए आएंगे और बजट से भी संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर के फिर आपके सामने आएंगे आपको समझाने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल
रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और बाकी आप हमारी वेबसाइट और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।